नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़े सियासी बदलावों के संकेत दिख रहे हैं। कांशीराम की जयंती पर मायावती ने ट्वीट किया तो सत्ता की चाबी को बेहद जरूरी बताया और इसके साथ ही मायावती ने अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाते हुए जातिगत जनगणना पर भी जोर दिया। और इससे पहले आपको बता दें, राहुल गांधी मायावती को गठबंधन के लिए अहम भी बता चुके हैं। मायावती पहले ही गिरते जनाधार, खत्म होती पार्टी और उभरते हुए चंद्रशेखर रावण जैसी चुनौतियों से घिरी हुई हैं। तो क्या एक बार फिर मायावती अखिलेश का साथ आने जा रही हैं या उनके साथ देखने जा रही हैं? क्या बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की काट, जातिगत जनगणना और सीएम योगी के हिंदू एकता प्लान के सामने विपक्ष बेबस हो गया है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। 27 का संदेश, फिर साथ आएंगे मायावती अखिलेश। मायावती ने अखिलेश के सुर में सुर मिलाया। आदरणीय मायावती जी बहुत बड़ी नेता हैं, कई बार की मुख्यमंत्री रही हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि आज की तारीख में मायावती जी बहुजन मूवमेंट से कहीं ना कहीं पीछे हट चुकी हैं, कहीं ना कहीं स्टॉप लगा चुकी हैं। आज की तारीख में उनका समाज जो है, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे बहुजन समाज हो, आज समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी आस और उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की काट, जातिगत जनगणना। आज दलितों और वंचितों की चिंता हमारी जितनी सरकार, केंद्र सरकार ने की है या प्रदेश की सरकार ने की है, किसी सरकार ने दलितों और वंचितों की चिंता इतनी नहीं करी। योगी के बटेंगे तो कटेंगे के सामने विपक्ष बेबस। यही है ताकत सनातन धर्म की, जो पर्व और त्योहारों के माध्यम से और हरेक का संदेश एक ही है, एकता का। हरेक का संदेश वही है, सद्भावना का। हरेक का एक ही संदेश है कि हम अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो वही धर्म का मार्ग है। या दुनिया के तमाम देशों के लोग आकर के एक ही घाट में स्नान करते थे, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता था। यूपी की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। हर हाल में सत्य की जीत होगी और सत्य की जीत के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन सत्य को कोई झुका नहीं सकता, कोई समाप्त नहीं कर सकता। और वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट। तो सामने रख रहे हैं वो तमाम सवाल। पहला सवाल, 27 का जनादेश, फिर साथ आएंगे मायावती अखिलेश। ये कयास अब लगाए जाने लगे क्योंकि मायावती भी वही कह रही हैं जो काफी समय से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कर रही है। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की काट, जातिगत जनगणना। क्या अब इस ट्रैक पर यूपी की सियासत में कोई नया समीकरण बनकर दौड़ने वाला है? और सवाल यह भी कि यूपी की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है क्या? तो चलिए, चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अशोक यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, राजेश पासवान जी हमारे साथ है, दलित चिंतक, डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत रमाकांत मिश्रा जी आपसे कर रहे हैं। जातिगत जनगणना, पीडीए, इसकी बात अखिलेश यादव बहुत समय से कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इस पर लड़कर परिणाम भी दिखा चुके हैं और अब भी उस पर बने हुए हैं। अब मायावती भी वही कह रही हैं, जातिगत जनगणना को वो भी जरूरी बता रही हैं। तो अब कयास लग रहे हैं कि यूपी की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है क्या? क्या लग रहा है रमाकांत जी आपको? कब कब उठती है, कब कब जागती है, ये तो खुद उन पार्टी के वर्करों को भी नहीं पता होगा, कार्यकर्ताओं को भी नहीं पता होगा। लेकिन जो मुद्दा उन्होंने लेकर के आई है, मुझे लगता है कि एक बार जरूर ये लोग कह दें, क्योंकि हम लोग संविधान विरोधी हैं, क्योंकि जिस विषय को लेकर के ये लोग आ रहे हैं और सामने है जो विषय मायावती जी ने जिस चीज का जिक्र किया है, मैं कहता हूं जो कि भारत का जो संविधान निर्माता भी थे और उस समय में जो कैबिनेट जो सदस्य थे, चाहे वो पटेल जी हों, चाहे नेहरू जी हों, चाहे अब्दुल कलाम आजाद हों, उन्होंने भी कभी भी जातिगत जनगणना का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। और उन्होंने ये भी कहा था क्योंकि ये विभाजनकारी हो सकता है समाज के अंदर। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कम से कम उन संविधानों का, उन कैबिनेट मंत्रियों का जिनके ये आदर्श बने हुए हैं और उनको आदर्श मानते हैं, उनको उनका भी कम से कम उनका ख्याल करके और इस तरह के बयान देने चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की अभी कोई ऐसी कोई नीति नहीं है जो कि आगे मैं आपके सामने रख सकूं। ठीक है।
देखिए जो देश की जो जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, उसी के अनुसार हम काम करेंगे। निश्चित तौर ठीक है, पर वो इन लोगों सब की तो मांग- सही है रमाकांत जी, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है ना, जब चुनाव लड़े जाते हैं तो समीकरण भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि किन समीकरणों पर आप लड़ रहे हैं, कौन कौन से दल साथ हैं, किस क्षेत्र का क्या इक्वेशन बैठ रहा है, कौन सा वोट बैंक। तो अब ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं अशोक यादव जी, जातिगत जनगणना की आप तो बात कर ही रहे थे, अब बहन जी मायावती भी कांशी राम के उस मिशन पर वापस पार्टी को प्रमुखता से ले जाने की ओर है, क्योंकि पार्टी की जो लगातार सीटें गिर रही हैं, पार्टी की साख कम हुई है, उसको एक बार फिर वापस रिजुविनेट करने के लिए जातिगत जनगणना की बात हुई है। तो अब फिर कयास लग रहे हैं कि आपका भी रास्ता वही और उनका भी, साथ साथ चलेंगे क्या? श्री राम जी की 91 जयंती है और इस जयंती पर मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। और दूसरी बात देखिए, मान्यवर कांशीराम जी ने जो अपने जीवन का पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया और उन्होंने जो बहुजन आंदोलन था, जो जिसमें शोषित समाज, वंचित समाज को उत्थान करने के लिए, उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने DS4 का गठन किया, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। उसके बाद उन्होंने बामसेफ का गठन किया, तो ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। उसके बाद उन्होंने BSP का गठन किया, बहुजन समाज पार्टी। और उनके जो ये सब क्रियाकलाप जो मान्यवर कांशीराम जी ने किया, एक उद्देश्य था बहुजन समाज को उनका उचित हक और हकूक दिलाना। क्योंकि बहुजन आंदोलन आस्था जी किसी वजह से बिखर गया था, लेकिन आज जो PDA समाज है वो PDA समाज नारा लगा रहा है कि मान्यवर कांशीराम आपका मिशन अधूरा अखिलेश यादव जी करेंगे पूरा। क्योंकि मान्यवर कांशीराम जी के जितने भी सिखाए हुए उनके शिष्य थे, सारे शिष्य समाजवादी पार्टी में आ गए और वो इस बहुजन आंदोलन को लेकर के, PDA आंदोलन को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं और साथ साथ उत्तर प्रदेश की समस्त PDA की जनता के हाथों को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे आस्था जी, भाजपा का क्या उद्देश्य है? भाजपा का सिर्फ एक उद्देश्य है कि इस बहुजन आंदोलन को, PDA आंदोलन को किसी तरह से संभल टाइप का एक आर्टिफिशियल जो दंगा टाइप का अभियान बना करके 80-20 किया जाए। लेकिन हम लोग 80-20 नहीं होने देंगे, 85-15 का आंदोलन है, 85-15 ही रहेगा। आप लोग रहेगा। PDA की बात करते हैं तो आप समाज को बांटते हैं, आप जातियों को बांटते हैं, वो तो सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं। उसमें चाहे वो सवर्ण हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, वो तो सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि ये हिंदुत्व की जो डेफिनेशन है वो यही है कि सब लोग एक साथ हैं, एक जगह हैं। क्यों आप लोग उनको अलग अलग करके बांटना चाहते हैं? देखिए आस्था जी, हमारी भी इच्छा यही थी कि भारतीय जनता पार्टी जब सबका साथ सबका विकास करती है तो इस आंदोलन को भी उसको साथ में लेके चलना चाहिए। लेकिन हाथी का दांत खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और। वो हाथी का दांत ऐसे लगा के भाजपा रखती है और उस हाथी के दांत में एक तरफ छद्म हिंदुत्व और छद्म राष्ट्रवाद रहता है और अंदर का जो दांत होता है वो PDA समाज को कुतरने के लिए होता है, PDA समाज के हक और हकों को खाने के लिए होता है। हमारे बीच में कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका जी, राहुल गांधी तो पिछले दिनों मायावती को गठबंधन के लिए जरूरी बता ही चुके हैं, अब वो भी वही जातिगत जनगणना की बात कर रही है जो आप लोग कर रहे हैं। देखिए आस्था जी, जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है समझना भी पड़ेगा। आप देखिए कि आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जिस तरह से संसद के पटल पर ये मुद्दा रखा था कि 14 करोड़ लोग अभी भी उस बिलो पॉवर्टी लाइन की जो सुविधाएं हैं उनको नहीं मिल पा रही क्योंकि जनगणना ही नहीं हो पा रही है। और अभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि उनको लगता है बंटवारा हो जाएगा। अरे कभी सुषमा स्वराज जी को भी सुन लीजिए, कभी गोपीनाथ मुंडे जी को भी सुन लिया करिए। ठीक है वो इस दुनिया में नहीं है, पर उन्होंने कहीं संसद के पटल पे जो भाषण दिए उनमें क्या 2021 में इन्होंने बजट रखा जनगणना का 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का। आज इनका बजट क्या है जनगणना का? आप पूछिए जनगणना कराने की मंशा भी है कि नहीं है? आज इनका जनगणना का बजट घट के 400 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ आखिर आप लोग चाहते क्या है? 69,000 शिक्षक भर्ती पर चुप्पी साध रखी है। आज भी सरकारी नौकरियों पर तालाबंदी लगा रखी है। क्यों लगा रखी है भाई? आप सरकारी नौकरियों के खाली पद नहीं भरना चाहते? अभी तो पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया है, कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है यूपी में? अरे भैया कहाँ चयन होता है? पहले देखिए जो पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक नहीं होते हैं तो वो भर्तियां अटकी रहती हैं, कहीं हाई कोर्ट में, कहीं सुप्रीम कोर्ट में। मुझे लगता है कि जिस तरह से बेरोजगारी पर सरकार का ध्यान नहीं है बहुजन समाज का और सरकारी नौकरियों में ये आरोप विपक्ष हमेशा से लगाता है कि वहां पर पिछड़ा वर्ग और शेड्यूल कास्ट, उन दोनों के हितों को मारा जाता है। सुषमा जी को याद करिए और गोपीनाथ मुंडे जी को याद करिए, लेकिन इनको नेहरू और पटेल की बातें याद नहीं आती। इनको ये दूसरे को याद दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने ही नेता, अपने ही कैबिनेट जो इस देश के पहले कैबिनेट थे, उन्होंने क्या कही इनको याद नहीं रहता। तो दूसरे की तरफ आप उंगली दिखाते हैं।
आपने कब कहा यूपी के अंदर में आप 65,000 अभी हमने देखा है जो कि सिपाही भर्ती के लिए उसके लिए आवेदन लिया जा रहा है। ये आपको किसने कह दिया जो कि सरकारी नौकरियों पर जो भर्ती है वो नहीं हो करते रहेंगे। ऐसी बरगलाने वाली बातें कितनी नौकरियां देती है बता दीजिए, सरकारी कितनी भर्तियां करनी है आपने? आप कहीं से भी पढ़ करके आती है, व्हाट्सएप पे पढ़ लेती है और आकर के यहाँ पर बोलने लगती है, ये गलत बात है। हम पढ़ के नहीं आते, हम तो सवाल पूछ रहे हैं, बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। वो आपके पास है नहीं, हम पूछ रहे हैं सरकारी नौकरियां कितनी दी है, तो वो आपके पास जवाब नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं वो सवाल वापस से पॉइंट आउट कर देती हूँ। रमाकांत जी, कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि सरकारी नौकरियां कितनी दी गई हैं, या अभ्यर्थी बस केवल पेपर देते रह जाएंगे, या भर्तियां निकलेंगी नहीं निकलेंगी, ये भी बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर आप डाटा कहेंगे तो निश्चित तौर पर डाटा भी दिया जाएगा आपको, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए जो कि आप कैसे कह रही हैं कि रिक्तियों को ऊपर में भर्ती नहीं हो पा रही है। पहले की बात है, अरे आप सुन तो लीजिए, जवाब सुन लीजिए प्रियंका जी। हाँ 10 सेकंड पूरा कीजिए रमाकांत जी, उसके बाद हमारे बीच में दलित चिंतक भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी। निश्चित तौर पर 65,000 ऐसी रिक्तियां हैं जिनके ऊपर में लिया जा रहा है, एप्लीकेशन लिया जा रहा है, और मैं 2 दिन पहले ही पढ़ करके, और अगर कहेंगे तो प्रतिष्ठित अखबार में इस तरह का आया है विज्ञापन। आप ऐसे बात कर रही हैं जैसे मुझे लगता है कि देश को भड़कलाने की कोशिश मत करिए। ठीक है, चलिए बहरहाल इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो यही है कि अब 2027 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो ऐसे में क्या यूपी की सियासत में कोई नया समीकरण बन सकता है या बनने जा रहा है? राजेश पासवान जी दलित चिंतक है, राजेश जी बताइए। मायावती ने जातिगत जनगणना की बात की है, बिल्कुल अखिलेश यादव के सुर में सुर उन्होंने मिलाया है, तो उसकी कई वजहें हैं। लगातार चुनावी हार बसपा की हो रही है, पार्टी का जनाधार जो है वो खिसकता जा रहा है, और चंद्रशेखर रावण का कद बढ़ता जा रहा है, तो ये कई सारी चिंताएं हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या साथ साथ आएंगे, कोई नया समीकरण बनेगा, क्या वाकई दलितों के हित में कुछ होगा, या ये सिर्फ पार्टी बचाने की कवायद है? देखिए, आज उस महामानव मान्यवर कांसीराम जी का जन्मदिन है, जिसकी रणनीति को, जिसके वैचारिक अवदान को पूरा देश बाद में स्वीकार किया। जिस जातिगत जनगणना की बात आज दूसरी पार्टियों में लोग करते हैं, उसकी बातें बहुत पहले उन्होंने कही थी, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो स्लोगन उन्हें दिया था, आज तक उसे मानने के लिए मजबूर हुए हैं। जहां तक जातिगत जनगणना पर देखिए, ये तथ्यात्मक जनगणना होती है सभी हर काम के लिए। कोई भी नई योजना, अगर पुरानी योजनाएं पूरी तरह से अपने रिजल्ट को नहीं दे पा रही है, तो नई योजनाओं को लागू करने के लिए तथ्यों का रखना बहुत जरूरी है। जहां तक अलायंस की बात है, देखिए इस समय बहुजन समाज के बीच ये सब लोग ये मानने लगे हैं कि पूरी तरह से मनवादी व्यवस्था बहुत हावी होती जा रही है, और बहुजनों पे, वंचितों पे रहने वाले अधिकारों को लगातार कुठाराघात होता जा रहा है। इस वजह से वो लोग चाहते हैं कि सरकारी तंत्र धीरे धीरे पूरी तरह से गिरफ्त में आ रहा है निजी क्षेत्र के। सरकारी नौकरियां लगातार कम होती जा रही हैं, जितने भी अवसर हैं वो निजी क्षेत्र को दिए जा रहे हैं, और निजी क्षेत्रों में बहुजन समाज के लिए कोई स्पेस नहीं है, कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो अगर उन मुद्दों पे, अगर नहीं, इस समीकरण से क्या समाज का भला होगा, आप मुझे बताइए। एक बार मायावती साथ आई, अखिलेश यादव साथ आए, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि मायावती जरूरी हैं, तो आप मुझे बताइए कि ये समीकरण साथ आता है, क्या उससे समाज का भला है? यदि साथ आएगा तो इस देश के लिए भला होगा, देश के वंचित तबके के लिए भला होगा, अगर तीनों नेता एक साथ आते हैं तो। डॉक्टर परमवीर सिंह, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि ये कोई गारंटी है? आस्था जी, देखिए, किसी जाति से अगर हम बात करें, मैं केवल एक स्पेसिफाई करने के लिए बात बोलता हूँ कि किसी जाति वर्ग से कोई व्यक्ति बहुत बड़ा नेता बन जाता है, उससे कोई समाज को फायदा होता है, तो मेरे को तो नहीं लगता है। क्योंकि बहन जी मायावती 4 बार सीएम रह चुकी हैं, उसके बाद क्या फर्क मिला, क्या कमी रह गई थी कि जो दोबारा आना चाहती हैं? या अगर हम कहें कि बिहार में लालू प्रसाद यादव जी भी रहे, मुलायम सिंह यादव जी भी रहे, ये लगातार इतनी बार लोगों सीएम बन चुके हैं, तो फायदा कहाँ हुआ? वास्तव में हो क्या रहा है? देखिए, जाति जनगणना का तो केवल नाम लिया जा रहा है। ये करना क्या है? ये एक सोशल जस्टिस की बात करते हैं। सोशल जस्टिस की बात के ऊपर अगर सरकारों ने तमाम बहुत सारे काम किए हैं, किसी को शायद याद भी नहीं होगा, काका काकेलकर रिपोर्ट आई थी 1953 में, 55 में वो टेबल हो गई थी, क्या हुआ उसके ऊपर? उस रिपोर्ट के अंदर इतने सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपको ये करना है, यहाँ जाति जनगणना कीजिए, इतना आरक्षण दीजिए, लेकिन क्या किया गया? 1955 से आज कितना समय बीत चुका है? कुछ नहीं हुआ। 1973 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, और वो 75 में टेबल हो गई थी, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, नहीं की गई। जिसने कोशिश करी वो कोई पिछड़ा था नहीं, अगड़े थे वीपी पर विश्वनाथ प्रताप सिंह, लेकिन उनकी राजनीति का जो उन्होंने काम किया था उसके फायदा किसने उठाया? यूपी में मुलायम सिंह यादव जी ने, बिहार में लालू प्रसाद जी ने, यूपी में मायावती जी भी थी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन सारी बातों को उठाकर पार्टियों का तो भला हुआ, नेता जो थे वो और बड़े हो गए, कुछ और नेता पैदा हो गए, लेकिन समाज का भला नहीं हुआ, आप ये कहना चाहते हैं?
हाँ जी ठीक जी है। आस्था जी, यही कर। हाँ बोलिए, हमारे बीच में दलित चिंतक हैं राजेश पासवान जी, वो कुछ कहना जी चाह रहे हैं, बोलिए। दलित और बहुजन समाज में जो एक मध्य वर्ग पैदा हुआ है वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की वजह से ही पैदा हुआ है। इस वजह से ये कहना कि सिर्फ किसी जाति का मुख्यमंत्री बन जाने से उस जाति का भला नहीं होगा, ये सरासर गलत है। इसलिए आरक्षण बहुत जरूरी है और संवैधानिक आरक्षण ने संवैधानिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया है। शिक्षण संस्थानों से लेकर सरकारी नौकरियों से लेकर हर जगह लालू जी और मायावती जी के परिवार के लोग लेक्चरर, प्रोफेसर और सीएम नहीं है, बल्कि उस समाज के लोग हैं जिस ठीक समाज है, की परमवीर जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं अशोक जी का रुख करूंगी, बोलिए। आस्था जी, अभी 2-3 दिन पहले ही यूपी पुलिस में आरक्षियों की भर्ती हुई थी, 65,240 भर्ती हुई है वहां पर, उनमें ठीक से है। लगभग 22% तो महिलाएं ही हैं और लगभग 52% के करीब दिखाया जो आंकड़ा पेश किया जा रहा था उसके अंदर ओबीसी और SC/ST वर्ग पे हैं। तो यहाँ पर तो देखिए, सरकारें तो कोई भी हो, अगर आप बीजेपी पे आरोप लगाते तो बीजेपी तो अभी करके दिखाया, 4 दिन बीते नहीं है, अभी 65,240 भर्तियां केवल यूपी पुलिस की हुई है। और अगर जैसे बात करते हैं कि एक ये मूवमेंट बनता होता है समाज के अंदर कि किसी आप ये करते हैं, लेकिन इस मूवमेंट के पीछे एक अनब्लॉक मूवमेंट एक थ्योरी होती है कि लोग उस मूवमेंट के साथ, मतलब उस विचार के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। लेकिन जो जातिगत जनगणना बार बार पार्टियां मांग रही हैं, ये फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं इसका ठोस एग्जांपल दूंगा, अगर ऐसा होता तो बीजेपी लगभग सारे राज्यों में साफ हो जाती। जैसे यूपी में बहुत बड़ा धक्का लगा, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं लगा। और दलित चिंतन के लेकर महाराष्ट्र उधर रहा है, महाराष्ट्र से ही ये आवाज शुरू हुई थी कि बार बार दलित वॉइस की बात कहां से आती है। अगर आप 50s और 60s की विधानसभाएं, लोकसभाएं देखेंगे ना, तो वहां पर उसमें दलित रिप्रेजेंटेशन होता ही नहीं था, सब अगड़े लोग होते थे, तब ये बातें उठती थी। लेकिन आज के समय में वो बात नहीं है। ठीक है, रमाकांत मिश्रा जी, जब जब मायावती अकेले लड़ी, आप हाल के कुछ चुनावों को उठा करके देखें, जब जब यानी बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ी तो उसका जनाधार जो है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, सीटें हर साल या हर चुनाव दर चुनाव नीचे आती चली गई। अब बहुजन समाज पार्टी को भी ये समझ में आ रहा है, हाल ही में आप देखिए कि वो संगठन लेवल पर भी काफी बदलाव कर रहे हैं, बहुत कुछ चिंतन उनके भी अंदर चल रहा है, तो वो भी एक ऐसा साथी, एक ऐसा अलायंस पार्टनर ढूंढ रहे हैं जिसके साथ जाकर के समान विचारधारा कहिए या कुछ भी कहिए, कोई मुद्दा कहिए, मतलब पार्टी आगे की तरफ बढ़ सके। तो ऐसे में बहन जी का जातिगत जनगणना की बात करना, आपको लग रहा है कि कोई मन बन रहा है, कोई रुझान बन रहा है? ऐसा है, आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि इसका कोई प्रतिफल हम लोगों ने ऐसा सकारात्मक कभी नहीं देखा। निश्चित तौर पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि उनकी मंशा गलत है। अब आप जब हलवा सेरेमनी में आप जब देखेंगे जाति ढूंढने लगेंगे, और जब देखेंगे जो कि जब किसी तरह का कोई कंपटीशन होता है उसमें जाकर के आप देखेंगे जो कि भाई ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, उसमें भी आप जाति ढूंढने लगते हैं। जो मंशा गलत है ना, ये जनता को समझ में आ रही है। खास करके बहुजन समाज पार्टी का जिस तरह से जो विषय को लेकर के वो आगे आई पार्टी, उस विषय के अंदर में जब मंशा इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मायावती हो या मुझे लगता है काशीराम जी की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही स्पष्ट थे। मायावती के रादर देन और काशीराम जी काफी स्पष्टवादी नेता थे। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा इनकी मंशा गलत है, और निश्चित तौर पर ऐसे अगर मंशा लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपको कोई समीकरण नहीं देगी। ठीक है, अशोक यादव जी, भाजपा बहन जी को या बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ नहीं बोलती है, आप भी नहीं बोलते हैं, वो भी नहीं बोलती है, और बहुजन समाज पार्टी की जो वास्तविक स्थिति है उसके बाद अब वहां पर मंथन चल रहा है, और उसी के साथ ही सुगबुगाहट तेज है कि अब होने क्या वाला है यूपी की सियासत में। देखिए आस्था जी, भाजपा बहुजन समाज पार्टी खिलाफ नहीं बोलती है, लेकिन खिलाफ काम जरूर करती है पर्दे के पीछे से। आप देखिए, भाजपा की ही देन है कि आज लोकसभा में बहन जी की 0 सीट और विधानसभा में किसी तरह से 1 सीट बची है। हमारे साथ जब उनका गठबंधन था हमने 10 सीटें उनको जितवाई थी, तो वो बात अलग है। लेकिन आज देखिए, जो भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वही भाजपा द्रोणाचार्य की नीति अपनाने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। उस समय द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा था, आज उस एकलव्य के अंगूठे को काटने के लिए जानते क्या करते हैं लोग? आउटसोर्सिंग की वैकेंसीज निकालते हैं, ताकि जब आउटसोर्सिंग निकालेंगे तो उसमें रिजर्वेशन आएगा ही नहीं, लेटरल एंट्री बनाएंगे। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण में देखिए, कई तो अभी पुलिस भर्ती का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, देखिए उसमें कई तो ऐसे मैंने देखा है आया है कि ईडब्ल्यूएस का जो मेरिट है आस्था जी, वो ओबीसी से भी कम है, ओबीसी की मेरिट उससे ज्यादा है। तो आप इस तरह का जो द्रोणाचारी तरीका आप अपना रहे हैं बहुजन समाज को काटने के लिए, वो आज से नहीं अपनाया जा रहा है।
ये सदियों से अपनाया जा रहा है। और इसी की वजह से जो सोशल जस्टिस का आंदोलन मान्यवर कांसीराम जी ने शुरू किया, लालू यादव जी ने शुरू किया, मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू किया, इन लोगों ने शुरू किया, पूरे साउथ में जो स्टालिन वगैरह ने शुरू किया, पूरे हिंदुस्तान में आस्था जी इस तरह का एक सोशल जस्टिस का आंदोलन की वजह से आज जो आपका पीडीए समाज के लोगों का रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है नौकरियों में, उसी आंदोलन की देन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है उस आंदोलन को कुचलने के लिए छद्म जो धर्मांधता फैलाई जाए, ताकि उसके आंदोलन की आड़ में वो आंदोलन दब जाए, रमाकांत जी धर्मांधता की आड़ में दब जाए। इसलिए इनका इस तरह का काम है। आस्था जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अशोक जी जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस तरह के हमारी ना कोई नीति रही है। आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर में हमने सपोर्ट किया था, तो निश्चित तौर पर हमने क्या कहा, अभी हमने ऐसा कोई नीति नहीं है। जैसे 2011 सेंसस की बात हो रही है, ये लोग कह रहे हैं डाटा अभी तक हमने क्यों नहीं सार्वजनिक किया। अरे भाई, अपने अधिकार में आप कर लेते, लेकिन उस डाटा को सार्वजनिक करने के लिए उसमें अनेक त्रुटियां हैं। तो त्रुटियों का आप ये कहेंगे कि ये इंस्टेंट सारी त्रुटियों को दूर किया जाए और जातिगत जनगणना हो जाए। मैं तो हर वक्त कहता हूं, जो कि हमेशा से ही कह रहा हूं, क्योंकि इनकी मंशा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही जिक्र किया, इनकी मंशा स्पष्ट नहीं है और इनकी मंशा में बहुत ही गलत धारणा है। अब धारणा जो बन चुकी है, इसकी वजह से हम उस चीज से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि समाज में अगर आप गलत संदेश देंगे, समाज को विभाजनकारी रूप में आप लेकर के देखेंगे, क्योंकि देश विभाजन हम पहले ही झेल चुके हैं। तो ये देश विभाजन पहले झेल चुके हैं और समाज को विभाजन करने के लिए। ठीक है अशोक जी, उसके बाद राजेश पासवान जी। जी आस्था जी, देखिए, अगर पीडीए समाज के लोग अपना हक मांगेंगे अपनी संख्या के हिसाब से, इससे देश बंटवारा जो देश का बंटवारा कैसे हो जाएगा? ये बात तो समझ में नहीं। जब देश का बंटवारा हो रहा था, मुस्लिम लीग करा रही थी, तब तो हिंदू महासभा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके साथ हम यहाँ मिला रहे थे। आज अगर पीडीए समाज अपना हक और हकूक मांग रहा है अपनी संख्या के हिसाब से, तब आप लोग कह रहे हैं कि देश का बंटवारा कर रहे हैं। तो बंटवारे की राजनीति तो आप कर रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम में बंटवारा कर रहे हैं। हम अपने लोगों को जितनी जिसकी संख्या बात उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। तो हम जो देश को आप कह रहे हैं कि ये देश की में जो नफरत फैला रहे हैं और आप असली अफीम बांट रहे हैं, धर्म की अफीम, तो आप देश के साथ जो है इस तरह का व्यवहार नहीं कर रहे हैं। कैसी बात आप लोग करते हैं? ठीक है, परमवीर जी, हाँ, क्या हिंदुत्व कार्ड की काट है जातिगत जनगणना, और ये बात क्या बहन जी को समझ आ रही है? देखिए आस्था जी, मुझे तो कोई अतिशयोक्ति है नहीं इस चीज को समझने में। ये पीडीए का नारा हो या जाति जनगणना का बात हो, ये कोई किसी काट नहीं है किसी चीज की। ये चुनाव में टिकट बंटवारे का एक फॉर्मूला मात्र है और इसको अच्छे तरीके से लागू किया जाता है। जैसे कि नॉन यादव को बात की जाएगी समाजवादी पार्टी की और वो वोट देंगे, टिकट बांटेंगे नॉन यादव को। नॉन यादव को क्यों देंगे? क्योंकि यादव केवल परिवार से आने वाले हैं। आपने देखा अभी लोकसभा चुनाव किया है, 5 यादव के पास टिकट था, 5 परिवार के थे, बाकी सिर्फ नॉन यादव को टिकट दिया। ऐसे ही मायावती जी का फॉर्मूला रहता है कि नॉन जाट को हम टिकट देंगे और बात जाट की जाएगी। लेकिन जहां पर कुछ बांटने हिस्स करने की बात आएगी तो वहां पर जैसे विधानसभा का अध्यक्ष यूपी में स्वर्ण को बना दिया गया और तब कहा गया कि ये पीडीए में ए है, ये अगड़ा है, ये तो नाम बदलता रहेगा। ऐसे ही एमवाई फैक्टर बिहार में चलता था, तो वहां पर वाई को यूथ भी कह दिया गया, वाई को यंग भी कह दिया गया। तो इसमें चलता रहता है। ये टिकट बंटवारे का फॉर्मूला है, समाज के अंदर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने। मतलब आप कह रहे हैं कि प्योर राजनीति और जिसको मौजूदा वक्त में जो सूट कर रहा है वो उसका ऐसा इस्तेमाल कर रहा है। प्रियंका गुप्ता जी हमारे बीच में है। प्रियंका गुप्ता जी, बीजेपी की बहुत जल्द लिस्ट आने वाली है जिलाध्यक्षों की, और उसमें कहा जा रहा है कि बिल्कुल नई रणनीति पर काम हुआ है। आप लोग बार बार कहते हैं पिछड़ा विरोधी है और अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इन जिलाध्यक्षों में कई चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं और इसी फॉर्मूले को लेकर जो है वो भाजपा संगठन लेवल पर आगे बढ़ रही है। देखिए आस्था जी, मैं कहना चाहूंगी कि ये जो आज करने के लिए मजबूर हुए हैं वो इसलिए मजबूर क्योंकि देखिए अभी तक तो नहीं था ऐसा ना, अब इनकी मजबूरी हो गई। अब इनकी मजबूरी इसलिए हुई क्योंकि आज जो है जब नेता प्रतिपक्ष संसद में खड़े होकर ये बोलते हैं कि मैं तो जातिगत जनगणना करा के रहूंगा, तो मजबूरी हो जाती है कि इनको ये दिखाना होता है कि नहीं, हमारे पास भी नेता हैं और दलित हैं और ओबीसी हैं और फलाना है और डिमाका है। तो मैं समझती हूँ कि आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये अभी उसकी जीत की स्टार्टिंग हो चुकी है। अभी ये धीरे धीरे जातिगत जनगणना कराने पे भी इनको मजबूर करेंगे और ये नहीं करेंगे तो हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। सीधी बात ये है कि जातिगत जनगणना एक सामाजिक न्याय है। जो सबसे जो है अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति हैं उनको समाज में बराबरी का हक देना है। उनको जितनी उनकी हिस्सेदारी होगी उतनी उनकी हिस्सेदारी उनको देनी है। ये पूरी तरीके से तय हो चुका है और इस तय होने के साथ में ये भी एक बात देख लीजिए आप, ये पूरा एक नैरेटिव जिस तरीके से
राहुल गांधी जी ने चलाया, लोगों को समझ में आया और नहीं इसीलिए चलाया तो ये 2024 समाजवादी पार्टी ने, आप भी उसमें शामिल हुए बाद में, शुरुआत इसकी समाजवादी पार्टी ने करी, हाँ जातिगत यूपी से। जनगणना की जो बात की थी वो राहुल गांधी जी ने की थी और उन्होंने कहा था कि हम जैसे ही सरकार बनेगी, हमारा पूरा एजेंडा था कि हम अशोक अगर यादव जी। केंद्र सरकार बनाएंगे तो जातिगत देखिए जनगणना आस्था जी, होगी। आस्था पर जी अभी संविधान को खत्म करने की बात किसने की? संविधान को खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की। ठीक है, और चलिए भारतीय ये जनता पार्टी को डिबेट, ये संसद जो में खड़े डिबेट होकर है, ये जो बाबा संविधान साहब पर भीमराव डिबेट है, अम्बेडकर इसमें का भाजपा support कहती करते है आप उसके खिलाफ हैं, आप कहते हैं वो उसके खिलाफ हैं। अशोक यादव जी। देखिए आस्था जी, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अभी परमवीर जी ने कहा कि एक विधानसभा अध्यक्ष बनाना था अपोजिशन का, तो वो जो है गणित बना दिए। हमारे नेताजी से लेकर के राष्ट्रीय जी हमेशा कहते हैं कि समाजवाद को जातिवाद के बंधन में नहीं बांटा जा सकता। हमारे जो आंदोलन है, पीडीए का आंदोलन, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित, अगड़े समाज में भी अगर कोई शोषित वंचित है तो उसका भी आंदोलन लेके हम समाजवादी पार्टी चलेगी। इसको आप क्यों इस तरह से निगेटिव बात करते हैं? ये आप लोगों के लिए एक ऐसी चाबी बन गया कि इसको जिस तरफ आप चाहें घुमा दें, कभी उसको अगड़ा बना दें, कभी उसको अल्पसंख्यक बना दें, कभी आदि आबादी बना दें। बहरहाल रमाकांत जी, लास्ट कमेंट आपका, फिर मुझे डिबेट क्लोज करनी है। देखिए आस्था जी, मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ। अभी प्रियंका जी कह रही थी जो कि हम राहुल गांधी जी ने जो नैरेटिव सेट किया, अब देखिए नैरेटिव सेट करने में बहुत माहिर है ये, क्योंकि हमने देखा जो लोकसभा के चुनाव के अंदर में कैसे इन्होंने नैरेटिव सेट किया। इन्होंने जातिगत जनगणना की बात करी। संविधान खत्म होने की बात कौन कर रहा था? संविधान खत्म करने की बात आपके नेता कर रहे थे, इसी वजह से आपको मुंह के खानी पड़ी। आपने क्या उनको हटा दिया? आज भी वो सत्ता में बैठे हुए हैं, आज भी वो बैठे हुए हैं। आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी, सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा कि हम संविधान नहीं बदलना चाहते थे। चलिए आप ठीक है, वक्त यहीं तक इजाजत दे रहा है मुझे, फिलहाल डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया। सवाल यही कि क्या 27 का संदेश यही है कि मायावती और अखिलेश एक बार फिर से साथ आएंगे, क्योंकि मायावती ने अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाते हुए जातिगत जनगणना पर जोर दिया है। इससे पहले राहुल गांधी भी मायावती को गठबंधन के लिए जरूरी बता चुके हैं। तो मायावती पहले ही गिरते जनाधार, खत्म होती पार्टी और उभरते चंद्रशेखर जैसी चुनौतियों से घिरी हैं, तो क्या फिर एक बार इस तरह का यूपी की राजनीति में कोई गठबंधन दिखेगा?